हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ एंटमैन 3 क्वांटमेनिया की कहानी, जो कि एंटमैन मूवी की तीसरी पार्ट है और एमसीयू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का 31वां यानी कि 31st मूवी है। तो फिल्म की शुरुआत में हम जैनेट को देखते हैं जब ये क्वांटम रियल्म में फंसी थी। यहाँ पर गलती से एक और शख्स आकर फंस गया था, जो कौन है और आखिर इस जगह पर कैसे पहुंचा हम कहानी में आगे देखेंगे। खैर, अब कहानी प्रेजेंट वक्त पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर जैनेट क्वांटम रियल्म से बाहर आ गई थी और अपनी छोटी सी फैमिली, अपने पति हैंक, बेटी होप, दामाद स्कॉट यानी कि एंटमैन और स्कॉट की पहली पत्नी से हुई बेटी कैसी, मीन्स की कह सकते हैं अपनी नातिन के साथ लंच कर रही होती है। जहाँ पर बातों ही बातों में कैसी सभी को एक्सप्लेन करती है कि इसे भी अपने नाना नानी की साइंटिफिक प्रोजेक्ट में काफ़ी दिलचस्पी है और इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट को फॉलो करते हुए इसने एक ऐसी मशीन तैयार करी है जिससे कि ये लोग क्वांटम रिल्म के वासियों से कनेक्ट कर सकते हैं। और इतना बोलते हुए कैसी अपने द्वारा मशीन को ऑन कर देती है, जिसे देखकर जैनेट गुस्से में कैसी की मशीन को ऑफ कर देती है, ये बोलते हुए कि क्वांटम रिल्म कोई मजाक नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक जगह है, इसलिए कैसी आज के बाद इस मशीन को टच भी नहीं करेगी। अभी जैनेट इतना बोल ही रही होती कि तभी कैसी की मशीन के जरिए एक यहाँ खुद ब खुद ही पोर्टल खुल जाती है और ये लोग इस पोर्टल के जरिए खिंचते हुए एक बार फिर से क्वांटम रियल्म में पहुंच जाते हैं, एक ऐसी गुप्त जगह जिसके बारे में कोई भी शख्स नहीं जानता था सिवाय इनके। पर इस जगह पर पहुंचते ये लोग दो ग्रुप्स में बंटकर खो जाते हैं, जहां एक तरफ स्कॉट और कैसी होते हैं तो दूसरी तरफ वास्प यानी कि होप अपने फैमिली के साथ। चूँकि क्वांटम रियल्म में जैनेट पिछली बार 30 सालों तक के लिए फंसी हुई थी, इसे यहाँ के हर चीज़ के बारे में जानकारी थी, इसलिए जैनेट ये भी जानती थी कि ये जगह बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए यह फौरन ही हैंक और वास्प के साथ स्कॉट और कैसी को ढूंढने लग जाती है ताकि ये लोग जल्द से जल्द अपनी दुनिया में लौट सके, जिसके लिए जैनेट यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों से भी मिलती है और उनसे मदद मांगती है और फिर अपने दोस्त से इस जगह पर ट्रेवल करने वाला उनका पालतू उड़ने वाला पक्षी पर बैठकर ये लोग क्वांटम रियल्म के मेयर क्रैलर से मिलने के लिए एक क्लब में पहुँचते हैं ताकि क्रैलर अपने गार्ड्स को बोलकर जल्द से जल्द जैनेट की फैमिली यानी कि स्कॉट और कैसी को ढूंढ सके। जहाँ पर इनकी मुलाकात क्रैलर से तो हो जाती है, पर क्लैरा यहाँ पर जैनेट की मदद करने से इनकार कर देता है, ये बोलते हुए कि पिछली बार जैनेट ने जो यहाँ पर किया था उसमें कई लोग मारे गए, पर जैनेट को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये उस वक्त बिना किसी के बारे में सोचे इनके बॉस की कीमती चीज़ चुरा कर यहाँ से भाग गई। अब ये सारी बातें सुनकर हैंक और वास्प को समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा जैनेट पर किस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहा है और इनका बॉस है कौन आखिर। अब ये दोनों ये सोच ही रहे होते कि तभी क्लैरर अपने बॉस के सोल्जर्स को यहाँ बुला लेता है ताकि वे जैनेट को पकड़ सके, जिसे देख जैनेट बस अपने पति और बेटी से पूछती है इन्हें जैनेट पर भरोसा तो है ना, तो बस फिलहाल यहाँ से इन्हें निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और इतना बोलते ही ये तीनों क्रैलर के आदमी और बॉस के सोल्जर से भिड़ जाते हैं और फिर किसी तरीके से क्रैलर के हिस्से पर बैठकर ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। तो ये दूसरी तरफ अब हम स्कॉट और कैसी को देखते हैं, जिन्हें अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग किस जगह पर है। तभी इन पर अलग अलग तरह के क्रीचर हमला करने लगते हैं, जिनसे निपटते वक्त यहाँ पर कुछ लोग आकर इन्हें घेर लेते हैं और पकड़कर अपने साथ लाते हैं, जो कि दिखने में कुछ इंसानों जैसे तो कुछ कीड़े जैसे तो कुछ जेलीज जैसे थे और सभी कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तब पहले तो स्कॉट और कैसी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा होता है कि आखिर ये लोग क्या चीज़ है और आखिर बोल क्या रहे। तभी इनमें से एक पिंक जेली जैसा दिखने वाला शख्स डेविड आकर इन्हें एक लाल रंग की जूस इन्हें ज़बरदस्ती पिला देता है, जिसे पीते ही इन्हें यहाँ के लोगों की भाषा समझ में आने लगती है, जो कि इनसे पूछ रहे होते कि ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। साथ ही इनकी बातों से स्कॉट और कैसी को फाइनली ये समझ में आ जाता है कि ये लोग क्वांटम रियल्म में है, जहाँ आगे क्वाइट जिसके पास की टेलीपैथ वाली पावर थी वो इन दोनों की माइंड को रीड करके अपने आदमियों को समझाता है कि ये दोनों जो भी हैं इनके लिए खतरनाक नहीं है। तभी यहाँ पर एंट्री होती इनके लीडर जेंटोरा की, जिसकी बातों से स्कॉट और कैसी को मालूम पड़ता है कि ये सब क्वांटम रियल्म के मूल निवासी है, पर कोई बॉस है जो कि इनके घर पर अपना कब्जा कर इन पर अत्याचार कर रहा है, जिसे सुनकर कैसी को लगता है इसके पिता तो एक सुपर हीरो है, इसलिए इन लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। जिसे सुनकर स्कॉट कैसी को बोलता है इनके पास फिलहाल इन चक्रों में पड़ने का वक्त नहीं है, इन्हें जैनेट और बाकी सबको जल्द से जल्द ढूंढना है। अब यहाँ पर जैनेट का नाम सुनते
जेंटोरा बोलती है, तुम लोग जेनेट के साथ ही हो, इसका मतलब बॉस का आदमी तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ भी आते होंगे। तुम लोगों की वजह से उनको हमारा ये भी ठिकाना मालूम पड़ जाएगा। अब हमारे पास छुपने का कोई भी दूसरा जगह नहीं बचा है। अभी जेंटोरा इतना बोल ही रही होती कि तभी सोल्जर सच में इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं, जिनसे ये लोग बचने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर लास्टली पकड़े ही जाते हैं और सभी को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने वाला शख्स बॉस का करीबी आदमी मोडक होता है। मोडक एक ऐसी मशीन था जिसका शक्ल तो इंसान जैसा था, पर इसके पास इतनी पावर थी कि ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाली चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, जिसे कि खास इसके बॉस ने लैब में बनाकर तैयार किया है, जहाँ आगे मोडक इन सभी को अपने बॉस के पास ले जाता है। साथ ही यहाँ पर स्कॉट को बताता है कि मोडक ने ही कैसी के मशीन से मिले सिग्नल के जरिए इन लोगों को इस जगह पर खींच लिया था। वहीं इधर अब हम वास्प और हैंक को देखते हैं, जो कि जेनेट से पूछते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ऐसा क्या हुआ था जो जेनेट ने सबसे छुपा कर रखा है। जवाब में यहाँ पर जेनेट बताना शुरू करती है कि जब जेनेट क्वांटम रियल में फंसी हुई थी, यहाँ पर एक और शख्स से इसकी मुलाकात हुई थी, जिसने कि जेनेट को अपनी झूठी कहानी सुनाई कि वो भी जेनेट की तरह ही एक साइंटिस्ट है जो कि यहाँ गलती से आ गया है। उस शख्स का नाम कैंग था। उसके पास एक स्पेसशिप भी थी, एक ऐसी स्पेसशिप जो कि मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती थी, पर इस जगह पर क्रैश होने की वजह से कैंग की शिप डिस्चार्ज हो गई थी और इस शिप को तभी ऑन किया जा सकता था जब ये चार्ज हो, चूँकि जेनेट को भी इस जगह से बाहर निकलना था। धीरे धीरे अब जेनेट और कैंग दोस्त बन गए थे और दिन रात करके इस शिप के बीम पार्टिकल को बनाने में जुट गए थे, ताकि अगर शिप ऑन हो तो इस नरक से ये दोनों ही साथ में बाहर निकल सके। जहाँ पर इनकी मेहनत रंग भी लाई, जेनेट ने आखिरकार बीम पार्टिकल तैयार भी कर लिया था। पर जैसे ही जेनेट इसे कैंग के शिप पर लगा रही थी, कैंग के शिप को टच करते ही जेनेट को दिखता है ये कैंग कोई साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि एक टाइम ट्रेवलर है जो कि हर यूनिवर्स में जाकर बस तबाही मचाता है। अब ये देख जेनेट बीम पार्टिकल को कैंग के हवाले करने से इनकार कर देती है, जिस पर कैंग जेनेट को काफ़ी समझाने की कोशिश भी करता है कि भले ही कैंग की ख्वाहिश पूरी यूनिवर्स पर जीत हासिल करनी है, पर चूंकि इतने वक्त से जेनेट के साथ इसके इमोशन जुड़ गए हैं, ये प्रॉमिस करता है कि जेनेट के यूनिवर्स को कुछ भी नहीं करेगा। वो तो टाइम रक्षकों ने सजा के तौर पर कैंग को इस जगह पर कैद कर दिया था, पर जेनेट ने चूंकि इसकी शिप को ठीक कर दी है, अब ये फाइनली यहाँ से आज़ाद हो जाएगा और अपने अधूरे मकसद को पूरा भी कर लेगा। जहाँ भी इतना सब कुछ सुनने के बाद जेनेट को एहसास होता है कि ये एक मॉन्स्टर को आज़ाद करने जा रही है, इसलिए जेनेट अपने जान की परवाह किए बिना ही इस बीम पार्टिकल को इस रिल्म के पोर्टल वाले द्वार में फेंक देती है, जहाँ पर कैंग नहीं जा सकता था। उसी गुस्से में कैंग ने उस वक्त काफ़ी लोगों की जान ले ली थी। उसी बीच हैंक और स्कॉट आकर जेनेट को अपने साथ लेकर चले गए थे, और यही वो वजह है जिसके कारण जेनेट यहाँ दोबारा नहीं आना चाहती थी। और इतना बताने के बाद यहाँ पर अब जेनेट बताती है कि अब कैंग के सोल्जर्स इन्हें दोबारा ढूंढे, इससे पहले इन्हें स्कॉट और कैसी को ढूंढकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट की मुलाकात बॉस यानी कि कैंग से होती है, जो कि स्कॉट को इसकी बेटी कैसी को जान से मारने की धमकी देकर खुद के लिए बीम पार्टिकल को लाने बोलता है। चूँकि स्कॉट को कैंग की असलियत मालूम नहीं थी, ये कैसी के खातिर कैंग की मदद करने को तैयार हो जाता है और फिर बीम पार्टिकल को लाने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ इस रिम के पोर्टल के संपर्क में आते ही स्कॉट के बहुत सारे टाइम रिमेंट बनने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे लाखों की संख्या में हो जाते हैं। वहीं इधर हम वास्प को देखते हैं, जिसे कि अचानक से स्कॉट की सिग्नल मिलने लगती है, क्योंकि इनके आपस में ईयरबड कनेक्टेड होते हैं, जिसे सुनकर अब ये लोग भी स्कॉट के पीछे जाने लगते हैं। जहाँ पर आगे स्कॉट को अभी भी ये अंदाज़ा नहीं होता है कि अभी ये किस चीज़ को लेने आया है और आखिर इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसी बीच ये बीम पार्टिकल को हासिल कर भी लेता है कि तभी यहाँ पर वास्प और जेनेट आकर स्कॉट को सारा सच बताते हुए ये बीम पार्टिकल कैंग को देने से मना कर देती है। तभी हम कैंग को देखते हैं, जो कि खुद यहाँ आ जाता है, जो कि इन सबसे काफ़ी पावरफुल था। वो यहाँ पर स्कॉट और वास्प को बेहोश करके बीम पार्टिकल के साथ जेनेट को भी अपने साथ लेकर चला जाता है और फाइनली इतने सालों बाद इस रिल्म से निकलने की तैयारी में जुट जाता है। वहीं इधर हम कैसी को भी देखते हैं, जो कि अपने न्यू सूट के जरिए अपने डैड की तरह ही साइज छोटा करके कैंग के सोल्जर्स को चकमा देकर जेंटोरा और बाकी सभी बंदी बने लोगों को आज़ाद कर देती है, ताकि इस बार ये लोग साथ मिलकर कैंग का सामना करें।
तो दूसरी तरफ हैंक भी स्कॉट और वास्प के होश में आते हैं। उन्हें कैंग के टावर के पास लेकर आता है, जहां स्कॉट अपना साइज बड़ा करके कैंग के सभी ऊंची इमारतों को नष्ट करते हुए फाइनली वास्प की मदद से इसके टावर के अंदर प्रवेश कर ही जाता है और पिम पार्टिकल के चार्ज होने से पहले ही इसे शिप से अलग कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर जमकर फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ एक तरफ स्कॉट कैंग के साथ, जेंटोरा और उसके साथ ही कैंग के सोल्जर्स के साथ, तो वहीं कैसी अपने पहले ही जंग में मोलो को खूब पटक पटक कर उसके सारे पार्ट पुर्जे को ही तोड़ देती है। वहीं अब फिल्म के आखिर में कैंग वैसे तो अकेले ही इन सब पर भारी पड़ रहा था, पर यहाँ भी हैंक अपनी चींटियों की फौज लाकर कैंग पर छोड़ देता है, जहाँ जब तक कि चींटियाँ कैंग को घेरी हुई थी, मौका पाते ही जेनेट फौरन यहाँ से निकलने का पोर्टल ऑन कर देती है, जिसमें से हैंक, जेनेट, वास्प और कैसी सभी निकल जाते हैं। पर जैसे स्कॉट बढ़ने लगता है आगे, कैंग वापस से इनके पास आ जाता है। तब स्कॉट की मदद के लिए वास्प वापस लौट आती है और एक बार फिर से यहाँ पर जमकर फाइट होती है, जिसमें से कि एक जोर का धमाका होता है और कैंग कहीं पर गायब हो जाता है, जैसे मानो वो इस जगह से किसी दूसरे जगह पर ही टेलीपोर्ट हो गया है। जिसे देखकर क्वांटम रिल्म के लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनका घर वापस से इनको वापस मिल गया था। जिन्हें वो सेलिब्रेट करता देख स्कॉट और वास्प को भी काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद ये दोनों भी अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ज़रा सा भी ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।